जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज जुम्मा का बहुत ही मुबारक दिन है। होपफुली आप जो है वो नमाज वगैरह आप पढ़ के फ्री हो चुके होंगे। कुछ ना कुछ आज आपने तस्बीह भी पढ़ी होगी। और हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही जुमा रमज़ान का बाकी बचा है। और अब ये आखिरी अशरा भी शुरू हो गया है। इसमें ताक रातों के अंदर जो है वो एक लैलतुल कदर की जो हज़ार महीनों से बेहतर रात है। तो आप माशाल्लाह हम सब बड़े हो गए, हम समझदार हैं। चले हम कोशिश करें, एक प्लेज करें कि और कुछ नहीं तो कम अज़ कम आज से अब जितनी भी, चाहे वो ताक रात है या जो भी है, जितनी भी रातें बाकी बची हैं, कम अज़ कम हम 2 या 4 नफल तो रोज़ाना इशा की नमाज के साथ पढ़ लिया करें, मगफरत के पढ़ लिया करें, हाजत के पढ़ लिया करें, अल्लाह से दुआ मांगा करें। कम से कम 2 से 4 नफल जो है वो आपने, अब मेरे कहने पे आप सब ने ज़रूर पढ़ने हैं। इंशाल्लाह जो है वो मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास चंद ही दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ के, और किस्मत से ये जो है वो टाइम दोबारा आता है, तो इसलिए अब आप लोगों ने ये काम मेरा बेटा ज़रूर करना है। और जब भी आप नफल पढ़ें, मगफरत के पढ़ें, हाजत के पढ़ें, तो उसके बाद अपने लिए दुआ करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए दुआ करें, मुसलमानों के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। campus.pk के ऊपर जो है वो हमने जो ये आपके लिए इनिशिएटिव लिया है, हम आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह जो है वो इसका हमें भी अजर दे कि हम जिस तरह मेहनत कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो भी बच्चा अगर वो ये कहे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कम अज़ कम वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो ज़रूर उसे घर बैठे मिल जाए। इतना तो हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए जो है वो आप सब जो है पाकिस्तान के लिए भी और अपने लिए भी दुआएं ज़रूर करें। क्या पता अल्लाह जो है वो किसकी जो है वो किस वक्त दुआ जो है वो कबूल फरमा ले, तो चलो सबका फ़ायदा हो जाएगा। सबके लिए दुआ करें। कल जो है वो कल का लेक्चर आपने डेफिनेटली लिया होगा। कल हमारा जो यूनिट 5 था डैफोडिल्स, उसकी हमने समरी करी थी। मैं आज जो है वो उसकी एक्सरसाइज के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, ग्लॉसरी से रिलेटेड या कोई सेंटेंस से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड, आज हम वो देखेंगे कि उसमें क्या क्या है, और वो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। हमने समरी कर ली। चलें जी, ये पार्ट तो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब समरी के बाद हमारे पास एक्सरसाइज में ग्लॉसरी के अंदर कुछ वर्ड्स हैं। मैं आपको बार बार बताता हूँ, बार बार मैंने आपको पहले भी कहा है और ये मैं कहता रहूँगा कि जो हर चैप्टर के एंड पे जो ग्लॉसरी है, आपने एटलीस्ट वो वर्ड्स ज़रूर जहन में रखने हैं, उनको आपने ज़रूर पढ़ना करना है, उनके मीनिंग्स आपने ज़रूर लिखने हैं। क्योंकि पेपर के अंदर सिनोनिम्स के हवाले से, फ्रेजेस के हवाले से, स्पेलिंग्स के हवाले से जो आपको ऑप्शंस आती हैं, जो सवाल आते हैं, उनमें से कई ज़्यादा जो है वो कई ज़्यादा ग्लॉसरी में से आते हैं। तो लिहाजा ग्लॉसरी जो है वो हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट हुआ करती है। तो इसी तरह हमारा जो यूनिट 5 है, इसकी ग्लॉसरी के अंदर भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास वर्ड्स हैं। किताब मेरा बेटा आपके पास ज़रूर होगी, यूनिट 5, ठीक है। और यूनिट 5 में हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर ग्लॉसरी देख रहे हैं, और उसमें हमारे पास पहला वर्ड है फ्लटरिंग। ये पोएम पढ़ाते हुए भी मैंने आपको इसका मतलब बताया था। फ्लटर का मतलब होता है लहराना, फड़फड़ाना। इसे हम कह सकते हैं फ्लाइंग, ठीक है। फड़फड़ाना, फ्लटर करना, हवा में झूमना। जैसे अगर हमारे किसी के बाल बड़े हों और तेज हवा चले और वो हवा के अंदर बाल जो है वो ऐसे लहरा रहे होते हैं, उसे भी कहते हैं फ्लटर, ठीक है। हिज हेयर इज फ्लटरिंग, उसके बाल हवा में झूम रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। तो ये किसी भी चीज़ का ऐसे हवा में जो है वो झूमना, फड़फड़ाना, फ्लटर। एक वर्ड है हमारे पास ग्ली, ये भी मैं आपको करवा चुका हूं, सिर्फ ये हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको ग्लॉसरी के वर्ड्स भी पता हों। ग्ली का मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस, खुशी। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, आपको याद होगा, उस वक्त भी मैंने आपको इसका सिनोनिम लिखवाया था। ग्ली का मतलब खुशी। अगला वर्ड है हमारे पास होस्ट। ये 2-3 दफा ये वर्ड मैं आपको बता चुका हूं। होस्ट का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा तादाद, ठीक है। यहां पे होस्ट का मतलब क्या है? ईमान पूछ रहे हैं पेज नंबर, बेटा मैंने आपको बताया है कि देखें यूनिट 5 है डैफोडिल्स, हमारा जो यूनिट है
उसकी एक्सरसाइज खोलेंगे ना, तो उसकी एक्सरसाइज में देखें आपको जो है वो फौरन नजर आ जाएगा ग्लॉसरी वाला पार्ट। तो जल्दी से वो ग्लॉसरी वाला पार्ट जो है वो ओपन कर लें। ठीक है, अब अगला हमारे पास वर्ड, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पेपर के हवाले से, वो वर्ड है जोकन। जोकन का मतलब ही होता है पुरमसरत, हैप्पी। जोकन का मतलब पुरमसरत, खुश होना, पुरलुत्फ। अच्छा जी, आगे हमारे पास एक वर्ड है ट्विंकल। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। ठीक है, शाइन। ठीक है, विद अ लाइट, दैट कीप्स चेंजिंग। ऐसी रोशनी के साथ चमकना जो रोशनी जो है वो तब्दील होती रहती है। ट्विंकल, टिमटिमाना। अच्छा जी, एक हमारे पास वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन वर्ड पेंसिव। मैं ये इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूं, ये इस वर्ड के ऊपर पेंसिव, ये इतना इंपॉर्टेंट है। पेंसिव का मतलब होता है सोच विचार में गुम होना, गमजदा होना, थॉटफुल। ठीक है, या इसे गमगीन भी कह सकते हैं, सैड भी कह सकते हैं, ये आप पर है, जो भी आप लिखना चाहें दोनों ठीक होंगे। फिक्र अंगेज। अच्छा जी, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ऊपर भी स्टार लगा रहा हूं मैं, वो है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई, लोनलीनेस। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? तन्हाई। ये मैंने इसका मतलब लिख दिया यहां पर, ये आपने देख लेना है। ये आपने वर्ड्स जो हैं ये ग्लॉसरी के वर्ड्स। स्प्राइटली, स्प्राइटली का मतलब बेटा होता है लाइवली। ये मैंने आपको पढ़ाते हुए भी लिखवाया था। स्प्राइटली, लाइवली, पुरजोश, ये बेटा मैंने लिख दिया है स्प्राइटली का मतलब। अब्दुल बेटा आपने देख लिया स्प्राइटली का मतलब क्या होता है? पुरजोश, लाइवली। ये मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है। अब ये जितने भी इस वक्त बच्चे आप सब ऑनलाइन हैं और आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है, आइसोलेशन, जी हाँ, सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, आइसोलेशन, ये सबका एक ही मतलब है बेटा। आइसोलेशन का मतलब होता है तन्हाई। ठीक है, अब इनको आप नोट कर लें, इनको आपने जरूर लिखना है। अगर आपकी एक्सरसाइज में आपके पास इनके सिनोनिम्स नहीं लिखे हुए या लिखे भी हुए हैं तो आपको इनका मीनिंग पता चल गया। ये आपने पढ़ने हैं हर सूरत में, इस चैप्टर में से, ये याद रखिएगा। ठीक है, बस मेरा बेटा कोई कोई तो बात मान लिया करो ना। ठीक है जी। ईमान, गेज का मतलब होता है ग्लेयर या स्टेयर। ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये देखो मैंने ईमान बेटा ये आपके लिए लिख दिया है। इसका मतलब होता है घूर कर देखना, आंखें फाड़ कर देखना, आंखें खोल कर देखना, टिकटकी लगा कर देखना। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बेटा लिखा है गेज। गेज मानी, ये थोड़ा सा ब्लर है, गेज मानी स्टेयर, STARE। ठीक है, घूरना, आंखें खोल कर देखना, टिकटकी बांधना। जी ईमान बेटा आपको समझ आ गई? चले अब इसको अब आपने जो है वो इसकी पिक्चर जरूर अब तक ले ली होगी। अब मैं इसको जो है वो इरेज कर दिया है मैंने। अब हम देखते हैं कि आगे हमने इस एक्सरसाइज में और क्या करना है। ओके, ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्लोसरी का जो पार्ट है वो भी खत्म हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं कि हमने, और राइट, आगे हमारे पास यहां पर ग्रामर के पोर्शन में, इधर इस यूनिट में कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं ये बेसिकली लिटरेचर को, अदब को लिखते हुए, नज़मों को लिखते हुए, नावल को लिखते हुए, ड्रामा को लिखते हुए शायर जो है वो अपनी बात, रहमान डैफोडिल्स बेटा, ये इसे नरगसे आबी कहते हैं, ये नरगस का फूल। तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्लावर, बड़ा खूबसूरत फूल होता है। इसे आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो इसके इमेजेस आपको मिल जाएंगे। वाइट से कलर का बहुत प्यारा ये जो है फूल है। तो ये उसकी कहानी जो है बेसिकली शायर ने वो डैफोडिल्स देखा, वो खूबसूरत इतने उसे लगे कि उसने उसके ऊपर जो है वो नज़म लिख दी।
ठीक है, अब हम ये फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको बताने लगा हूं। फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर जो है उस्मान क्या कह रहे हैं जी, अब्दुल बेटा सॉलिट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया तो है, बोर्ड पर लिखा हुआ था सॉलिट्यूड मानी सलमान में अभी आपका आंसर सॉलिट्यूड मानी लोनलीनेस, तन्हाई, अकेला होना। ये मैंने बोर्ड पर लिखा भी, अब आपने रिकॉर्डिंग में जाकर इसको देखना है। अच्छा जी, अब ये सलमान ने पूछा है कि पोइम की थीम जो है वो, बेटा जब हम समरी लिखते हैं ना, वो पोइम की थीम है, तो आपको थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, समरी से रिलेटेड आ जाए, आप उसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, जी बेटा ये जो पेज नंबर 53 पे आगे है ना, जो आप कह रहे हैं को गाइडलाइंस टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। जो चीज़ें एक्सरसाइज के अंदर हमने करनी है मैं वही आपको करवा रहा हूँ। ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये आपकी रीडिंग के लिए है। इसको आप पढ़ें तो जाहिर है आप थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश कर पाएंगे, अदरवाइज ये चीज़ें करने के लिए नहीं होती हैं। ठीक है, चलें जी, अब जल्दी से मैं आपको जो है वो इसके फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर, जी हाँ अभी क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी हमने करने हैं, बिल्कुल वो मैं आपको करवाता हूँ। फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो पहले नंबर पे है हमारी सिमिली। सिमिली को हम जो है वो उर्दू में कहते हैं तशबी। ये आपने शायद इससे पहले 8वीं में या उर्दू की किसी क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि तशबी जो है वो क्या होती है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिमिली। जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ तशबी देते हैं, शुबा देते हैं, उसके साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर हम वर्ड्स लाइक और एज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? टू मेक कंपैरिजन, टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों का आपस में मवाजना करने के लिए उनके दरमियान हम जब ऐसे वर्ड्स लाइक या एज इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि उस जुमले में हम जो है वो सिमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं ये होती डिसिमिलर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों का मवाजना जब हम करते हैं, एक दूसरे के साथ तशबीह देते हैं, तो उसमें जो है वो हम कह सकते हैं कि फिर हम सिमिली इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, देखें, माई सन इज लाइक ए मून, मेरा बेटा जो है वो चांद की तरह है। अब देखें, मेरा बेटा चांद की तरह है, यहां पे अब ये बेटा जो है ये और चांद, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। ये इंसान है, वो कोई हेवनली बॉडी है। अब ये दो मुख्तलिफ चीजों को हमने साथ में तशबीह दे दी कि चांद जो है वो जिन चीजों की वजह से पहचाना जाता है, वो मेरा बेटा भी, उसके अंदर भी वो खूबियां या खामियां पाई जाती हैं। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि मैं कहूं, ही इज ब्रेव एज अ लायन, वो इतना बहादुर है जैसे कि जितना कोई शेर होता है। तो अब बेसिकली यहां पर जो है ये और शेर दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन हमने यहां पर उनकी एक सिफत जो है उसको आपस में हमने तशबीह दे दी कि जैसे शेर इस वजह से पहचाना जाता है, तो वो उसी वजह से जो है ये हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये भी पहचाना जाता है। यह है सिमिली। ठीक है, बिल्कुल सही। चलें जी बेटा, गनवा कह रही है कि सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन जो है ये चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। आप शायद ये कहना चाह रही हैं। बिल्कुल सही, उस्मान ने सही कहा कि माई फ्रेंड इज एज क्लेवर एज मंकी। अब जहां पे आप वो देखें, हमने उसके दोस्त को और मंकी की जो एक खूबी है उनके साथ तशबीह दे दी। तो जब हम किसी चीज़ को तशबीह देते हैं तो उसे हम जो है वो कहते हैं कि बस बेसिकली हम क्या करें, सिमिली यूज़ करें। शाबाश, बिल्कुल आप सब बच्चे माशाल्लाह बड़ी अच्छी डेफिनेशंस लिख रहे हैं। कल जो है वो आगे हम मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, एलिट्रेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है,
आज के लिए हम यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह जो है वो आपका जो है वो टेस्ट शुरू हो जाएगा। आपने अपना टेस्ट करना है आराम से। अगर मेरा बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मुझसे पूछ लें। बेटा ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस क्या। बेटा आज अब ना एक्चुअली टाइम खत्म हो गया, नहीं तो मैं आपको मेटाफर बताता कि सिमिली के अंदर हम तशबीह देते हैं। दोनों चीजें अलग अलग हैं, चांद अलग है, बेटा अलग है। लेकिन मेटाफर वो होता है कि जब हम किसी चीज को ही किसी पर्सनैलिटी के ऊपर लागू कर लें। जैसे मैं कहूं कि माई सन इज अ लायन, मेरा बेटा शेर है। अब वो शेर की तरह नहीं, वो शेर है। अब वो शेर की जो पर्सनैलिटी है उसको हमने लागू कर लिया। तो हमने यहां पर बेसिकली मेटाफोर यूज किया। ये कल जो है वो इंशाल्लाह इसको मैं आपको दोबारा करवाऊंगा। ठीक है, कल जब हम मेटाफोर करेंगे अलीना बेटा, तो सिमिली एक दफा फिर रिपीट हो जाएगी और मेटाफोर के साथ जब एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। जी बिल्कुल, बिजी एज बी, शाबाश हमजा, गनवा शाबाश, वाइट एज मिल्क, माई बुक। अब यहां पे हम बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं। ईमान खैर क्लियर, अच्छा ले जी, जबरदस्त है बेटा। अब स्क्रीन पर आपका जो है वो टेस्ट आपको शो होने लगा है। आप अपना टेस्ट करें। जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो लेक्चर के बाद सब बच्चों ने अपना फीडबैक जो है वो जरूर देना है। ये मेरी बात याद रखें, सब बच्चे लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक दें। और होपफुली आप सबको लेक्चर पसंद भी आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि बड़ा मजे का आज हमने लेक्चर जो है वो यहाँ पर सुना है और उसको एक्सपीरियंस किया है। और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो आप लोगों को मेन पेज पर मेरी पिक्चर शो होगी, उसे क्लिक करें, वहाँ फॉलो की ऑप्शन होगी और उसे भी दबा दें, फॉलो कर लें। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ये गानियाँ जो है वो कह रही हैं कि टेस्ट में वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन नहीं होते हैं तो उससे हमें समझ नहीं आती। आपकी बात ये सही है। समटाइम्स जो है सिस्टम जो है, हम क्या करते हैं कि वर्ड्स के इर्द गिर्द जो है इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। तो वो जो है वो समटाइम्स सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करता और वो टेस्ट जो है वो आगे उसी तरह चला जाता है। तो किसी दिन ये एक्चुअली जो है वो इशू आ जाता है। जो अंडरलाइन वाला सिस्टम है वो एक्चुअली हम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम। तो उससे बचने के लिए हम जो है वो वर्ड्स के इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं, लेकिन समटाइम्स सिस्टम उसको भी स्किप कर देता है। तो वी आर सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो है वो आपको ज़ाहिर ऑप्शंस पढ़ के तो वर्ड्स की समझ तो आ जानी चाहिए कि किसका सिनोनिम यहाँ पर पूछा जा रहा है। जी बेटा, टेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है और रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने आ गया। आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना रिज़ल्ट जो है वो अच्छा दिया करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम हमारा जो यूनिट 5 है उसकी हम जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके अंदर जो ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं। कल हमने जो है वो सिमिली के बारे में किया था। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी करवाई थी और बच्चों का क्वेश्चन आया था कि सर सिमिली और मेटाफर में क्या फ़र्क होता है। आज हम वो करेंगे। इसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं जी, ठीक है। और उसमें हमने एक सिमिली कर लिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास आज है मेटाफोर। तो सिमिली में हमने पढ़ा था कि जब हम दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं और उसके दरमियान हम वर्ड लाइक लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि जी हम सिमिली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दो चीज़ों का मवाजना करें और उसके दरमियान जो वर्ड लाइक लिखा है उसको हम ओमिट कर दें, उसको काट दें, उसको ख़त्म कर दें, तो वो फिर मेटाफोर बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं कहूं ही प्रूव्ड अ लॉयन इन द फाइट, वो लड़ाई में झगड़े में शेर साबित हुआ। अब वो देखे ही प्रूव्ड लाइक अ लायन, नहीं लाइक हमने काट दिया और हमने इसको इस सब्जेक्ट को डायरेक्ट एसोसिएट कर दिया इसके साथ कि जैसे शेर है वैसे ही वो है जी। ओमिट मींस रिमूव, बेटा बिल्कुल सही आपने बताया। इसी तरह मैं कहूं हिज हार्ट इज रेड रेड रोज, उसका जो दिल है वो सुर्ख फूल है। अब यहां पर देखा इज लाइक ए रेड रोज नहीं है, यहां पर इसके ये जो दिल है हिज हार्ट, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं रेड रोज के साथ, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन और हम कह रहे हैं कि जैसे रेड रोज है उसी तरह उसका दिल है। तो यहां पर हमने वर्ड जो लाइक है उसको ओमिट कर दिया, तो ये बन जाता है मेटाफोर। अगर हम इनके दरमियान दो चीजों का कंपैरिजन करते हुए वर्ड लाइक लिख दें तो वो जो है वो फिर हमारा क्या बन जाएगा, वो फिर सिमिली बन जाएगी, जो हमने कल भी पढ़ी थी। तो कल कुछ बच्चे जो है वो पूछ रहे थे कि मेटाफोर और सिमिली में क्या फर्क है। तो ये बहुत आसान, ये देखें अभी हमने समझ लिया, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं। मैं कहूं ही इज ब्यूटिफुल लाइक अ मून, वो चांद की तरह खूबसूरत है। लाइक अ मून, वो चांद नहीं है, चांद की तरह, ठीक है। अब मैं कहूं ही इज द मून हिमसेल्फ, वो अपनी जात में चांद है। अब देखिए यहां पर हमने इसको और इसको एक कर दिया, ये दोनों एक हो गए। यहां पर की तरह, बात दोनों की एक है। जैसे चांद भी तो बेसिकली खूबसूरती की अलामत हम काउंट करते हैं ना, तो हमने अगर इनको कंपैरिजन करते हुए वर्ड लाइक या एज लिखा तो वो बन जाएगा सिमिली। अगर उसके दरमियान लाइक या एज नहीं लिखेंगे तो वो बन जाएगा मेटाफोर जी। ठीक हो गया बेटा? चले अब मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूं, मैं इसको जल्दी से मिटाने लगा हूं। ये अब आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने इसकी पिक्चर लेनी है तो जल्दी से, सिमिली में लाइक और एज भी जी बेटा स्टार, सिमिली में ही लाइक और एज आता है, मेटाफोर में नहीं आता। क्लियर कर लो मेरा बेटा। ये देखो, ये वाली ऑप्शन सिमिली और ये वाली मेटाफोर, ठीक है। ये मेटाफोर की डेफिनेशन ये ऊपर हमने लिखी, सिमिली की डेफिनेशन हमने कल लिखी थी, कल उसकी और भी एग्जांपल लिखी थी। ये अब आप मेरा बेटा इसकी पिक्चर ले लो, इसको साथ साथ नोट कर लिया करो। शाबाश, चले जी, जज़ाकल्लाह जी, सब कह रहे हैं क्लियर हो गया। अब मैं इसको मिटाकर आगे चल रहा हूं क्योंकि हम तेजी तेजी से काम कर लेना। अच्छा जी, सिमिली हो गया, मेटाफोर हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक चीज, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है कि व्हेन वी एसोसिएट, एसोसिएट या अटैच कुछ भी लिख लें, क्वालिटीज
of living beings with non-living beings। आसान लफ्जों में मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन की ये डेफिनेशन लिख दी। पर्सोनिफिकेशन की आसान डेफिनेशन ये है कि जब हम किसी बेजान चीज के साथ किसी जानदार चीज की खूबियां या खामियां अटैच कर दें, एसोसिएट का मतलब होता है अटैच, तो जब हम किसी बेजान के साथ किसी बेजान को ऐसे लिखेंगे, ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि जैसे वो कोई जानदार करता है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि हम उस बेजान को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मैं कहता हूं आई हियर लीव ड्रिंकिंग रेन। मैं सुनता हूं कि पत्ते बारिश का पानी पी रहे हैं। पत्ते क्या कर रहे हैं? बारिश का पानी पी रहे हैं। अब पत्ते तो ये तो नॉन लिविंग है, ये तो बेजान है। तो जो बेजान चीज है ना वो खा सकती है, ना पी सकती है, ना सो सकती है, ना उठ सकती है, ना हंस सकती है, ना बोल सकती है, ना गुस्सा कर सकती है, ना मार सकती है, ना बेहोश हो सकती है, ना होश में आ सकती है, ना रो सकती है। तो ये तो सारी कोई जानदारी कर सकता है। अब ये बेजान क्या कर रहे हैं? ड्रिंकिंग रेन, ये बारिश का पानी पी रहे हैं। तो बेसिकली पीने का अमल तो कोई जानदारी कर सकता है। तो यहां पर हमने जब किसी नॉन लिविंग, किसी बेजान चीज को, शाबाश, द फ्लावर्स डांस इन द ब्रीज डांस, तो अब वो जो फूल हैं वो नाच रहे हैं। अब नाच तो कोई हम जानदार ही किसी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, फूल तो नहीं नाच सकते, लेकिन उनके साथ ये खूबी हमने अटैच कर दी। तो यहां पर डांसिंग जो है वो बेसिकली हमने पर्सोनिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हमने पर्सोनिफाई किया किसको है? लीव्स को। ठीक है, हां जी, समझ आ गई है। इसी तरह जैसे द सनफ्लावर्स नॉडेड इन द विंड, सूरजमुखी के जो फूल हैं उन्होंने हवा में ऐसे अपना सर हिलाया। वो जब हवा चल रही ऐसे झुक गए। तो अब ये सर हिलाना, नॉड हो, शुक हो, ये तो कोई जानदारी कर सकता है। तो ये तो सनफ्लावर्स हैं, ये तो सूरजमुखी के फूल हैं, ये तो नॉन लिविंग है, लेकिन इनको हम ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे कि ये कोई जानदार हो, जैसे कि वो जो है वो सर हिला रहे हो। तो हमने ये बेसिकली क्या किया? हमने सनफ्लावर्स को पर्सोनिफाई किया। इसी तरह मैं कहूं ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग, ए मौत तुम्हारा डंक किधर है, तुम्हारी जहर किधर है। अब ये डंक मारना तो कोई जानदार ही कर सकता है, कोई जानवर मारेगा, जो भी, कोई बेजान तो नहीं। तो अब ये डेथ जो है ये तो नॉन लिविंग है, ये तो बेजान है, लेकिन इसको हमने ऐसे बयान किया जैसे ये कोई जानदार हो। तो हमने डेथ को क्या किया है? पर्सोनिफाई किया है। क्यों भाई बच्चों? वो हाफिजा कह रही है प्लांट्स आर लिविंग। बेटा हाफिजा, ये हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, समझ आ रहे, हम ये अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। और वो और सेंस में कहा जाता है कि वो लिविंग बीइंग्स हैं, वो जानदार हैं, ठीक है, लेकिन ये इंसान और ये जो चलने फिरने वाली चीजें हम उनका यहां पर जिक्र कर रहे हैं। द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क, बिल्कुल सही। तो कैंडल फ्लेम जो है वो तो डांस नहीं कर सकता। और समझ आ गई इसका? अब आपको पर्सोनिफिकेशन मेरा ख्याल है सबको बड़ी क्लियर समझ आ गई। पर्सोनिफिकेशन में मुझे नहीं लगता किसी को कोई इशू आ रहा है। हाँ, ईमान कह रहे हैं कि रोज इज स्माइलिंग। जाहिर है स्माइल तो नहीं कर सकता, ये तो कोई जानदार कर सकता है। तो रोज को हमने यहां पे पर्सोनिफाई किया। आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे इमेजरी। ये इमेजरी आपको बेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में नहीं आएगी। ठीक हो गया, लिहाजा हमारा ये काम जो है ये खत्म हो गया। इधर सिमिलीज वाला, मेटाफर्स वाला और पर्सोनिफिकेशन वाला, इसको हम छोड़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। ठीक है जी,
अभी हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं इस हमारी जो है वो पोएम के। मैं सवाल नहीं लिखूंगा, सिर्फ जवाब लिखूंगा, आपको पता है मैं हमेशा ऐसा करता हूं। हमारे पास जो पहला सवाल है वो है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस नज़म का मरकजी ख्याल, इसका थीम क्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस पोएम पेज ए ट्रिब्यूट टू नेचर एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस, कि ये बेसिकली जो नज़म है ये खराजे तहसीन पेश करती है फितरत को और इसके जो अजीम मज़ाहिर हैं, मैनिफेस्टेशन, मंजर जो हैं उनको। तो ये इसका मरकजी ख्याल है। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है, व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम। डैफोडिल्स इस नज़म के अंदर किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो फितरत की, कुदरत की, नेचर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन दिस पोएम द डैफोडिल्स represent beauty of nature। इस नज़म के अंदर डैफोडिल्स जो हैं वो कुदरत की, फितरत की जो खूबसूरती है उसे बयान करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास सवाल है, व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोएट। ये जो उसने डैफोडिल्स देखे, ये जो मंजर देखा, इस मंजर की कौन सी ऐसी दौलत है जो उस शायर को मुहैया होती, कि जब भी वो गमगीन होता है तो इस दौलत से माला माल होकर उसके जहन को राहत बख्श, वो अपने गमों को भूल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मेमोरीज ऑफ द सीन गिव वेल्थ ऑफ नेचुरल ब्यूटी, कुदरती खूबसूरती, जॉय एंड स्पिरिचुअल प्लेयर, रूहानी खुशी टू द पोएट। तो कौन सी उसे दौलत मिलती है, उसे कुदरती खूबसूरती की दौलत से वो माला माल हो जाता है डैफोडिल्स को देखकर, खुशी मिलती है और रूह भी उसकी खुश हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोएम। ये क्वेश्चन जो है वो आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पांचवा सवाल है, हाउ हैज द पोएट हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, ये फिगर, सिमिली, मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशन, इनका इस्तेमाल करते हुए शायर ने इस नज़म का तासुर जो है उसको और पहले से ज़्यादा बेहतर कैसे पेश किया है। तो इसको हम आसान वर्ड्स में लिख लेते हैं। द पोएट assumes himself to be a cloud floating। सबसे पहले तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं एक ऐसा बादल हूं जो इन द स्काई, आसमानों पर तैर रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप। This enables him to see the daffodils फुल स्टॉप, और इस वजह से वो डैफोडिल्स को देख पाता है। द पोएट imprints या prints images of
lake, of the lake, the flowers and the trees in his mind. Which stays forever. ले जी, बस इतना सा इसका जवाब हमने लिखना है, बहुत ही आसान है। ये हमने क्वेश्चन आंसर इसके कर लिए। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर, द पोएम पेज अ ट्रिब्यूट टू नेचर एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस। दूसरे सवाल का जवाब, इन दिस पोएम द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट ब्यूटी ऑफ नेचर, कुदरत की जो खूबसूरती है। तीसरा सवाल, मेमोरीज ऑफ द सीन गिव वेल्थ ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जॉय एंड स्पिरिचुअल प्लेजर टू द पोएट। चौथा सवाल आपने नहीं करना, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में जो पांचवा सवाल है वो है, द पोएट एज्यूम्स हिमसेल्फ टू बी क्लाउड फ्लोटिंग इन द स्काई। उसे लगता है कि वो बादल है जो आसमानों पर जो है वो ऐसे घूम फिर रहा है, झूल रहा है। दिस एनेबल्स हिम टू सी द, और इससे वो इस काबिल हो जाता है कि वो डैफोडिल्स को देख सके। द पोएट प्रिंट्स द इमेजेस ऑफ लेक, द फ्लावर्स, द ट्रीज इन हिज माइंड, और इस तरह शायर के जहन के अंदर नदी की, फूलों की और दरख्तों की तस्वीरें जो हैं वो छप जाती हैं, विच स्टेज फॉरएवर, और वो तस्वीरें जो है, वो इमेज जो है हमेशा हमेशा उसके जहन में रहता है। जी बेटा, बोर्ड में आपको समरी और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में चॉइस आएगा और आपने हमेशा रेफरेंस इसके जो है समरी लिखनी है, ठीक है। ले जी, आज हमने यही काम करना था। आज हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए और फिगर्स ऑफ स्पीच के हवाले से भी जो चीज़ें रहती थी वो भी कर ली हैं। अब कल जो है वो हम देखेंगे कि ग्रामर के पोर्शन में और क्या रहता है हमारे जो यूनिट 4 और 5 के अंदर, ठीक है। मैं ये अभी साइड पर हूँ ताकि अगर आपने पिक्चर लेनी है तो आपको ये बोर्ड नजर आ रहा हो, आप पिक्चर ले लें, ठीक है। आज आपका टेस्ट नहीं है, हमारा लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रमज़ान गुजर रहा है, मैं आज ही सुबह पढ़ रहा था कि रमज़ान की इन रातों में चूँकि आपको पता है कि ताकरात छुपी है, तो आप कम से कम जो है वो कोशिश करें कि 2 नफल रात को इशा के बाद ज़रूर पढ़ें, ताकि अगर जो भी रात हो, चाहे वो ताक है जो भी, तो अगर वो आपको लैलतुल कदर मिल जाती है तो कम से कम 84 ईयर्स तक का आपको सवाब होगा कि आपने रोज़ाना 2 नफल जो है वो पढ़े। इसी तरह रात को इशा की नमाज के बाद जब 2 नफल पढ़ें तो साथ में 3 दफ़ा कुल शरीफ और सूरह फातिहा पढ़ लें, तो इस तरह के 84 साल तक आपने जैसे रोज़ाना कुरान पढ़ा हो उसका सवाब मिलेगा। तो छोटा सा काम है, आपने रोज़ करना है। मैं भी इंशाल्लाह आज से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। लेक्चर के बाद सब अपना फीडबैक दें। जिन्होंने अभी फॉलो नहीं किया वो ऊपर मेरी पिक्चर को क्लिक करें, फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।